हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल मैथ्स क्लासेस। दिस इज़ आरती चौहान और आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक करने वाले हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी। अपनी लास्ट क्लास यानी कि लेसन नंबर ये आज का 4 है। लेसन नंबर 3 में हमने कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ किस तरह के बनेंगे, जो 3 कंडीशन है उनमें लाइंस किस तरह की आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी या ओवरलैपिंग लाइंस आएंगी। तो उन्हीं कंडीशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, रेशियो टेस्ट पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ पी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दीज टू हैव नो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे कोफिशिएंट दिए हैं एक्स के या वाई के, इनमें से या फिर कांस्टेंट टर्म, इनमें से कहीं पे कोई हमारा मिसिंग कोफिशिएंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में देख रहे हैं वाई का जो कोफिशिएंट है वो कोई नंबर ना लिख के पी लिखा हुआ है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें सॉल्यूशन बताया गया है पहले से कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के केस में अगर हम ग्राफ के थ्रू समझे तो आपको पता है जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और इनको लर्न करने की ट्रिक भी मैंने अपनी जो लेसन नंबर 3 की क्लास है उसमें बताई थी। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। a1 देखिए, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 होगी। और कांस्टेंट टर्म में आपको ध्यान रखना है या तो दोनों ही इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में हो या इक्वल के राइट में हो, दोनों में से एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही आपके राइट साइड में लिखे हुए हैं तो ये ठीक है। तो अब आप वैल्यूज़ लिखिए, 2/1 यानी कि इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, y का कोफिशिएंट है 1, p एंड 1, तो ये हुआ p/1। यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना आपको, तो यहाँ 1 होगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो थर्ड है हमारे कांस्टेंट, उनका रेशियो होगा 8/6, तो यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है। अब देखिए, आपको p का वैल्यू निकालना है, तो आप फर्स्ट 2 जो रेशियो हैं उनको लीजिए, तो जिससे हमें पता चलेगा कि 2/1 इज इक्वल टू p/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको पता चलता है कि p का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 2। अब यहाँ देखिए, बाद के जो 2 इक्वेशंस हैं उससे आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका p/1 इज़ नॉट इक्वल टू 8/6, और 8/6 को जब हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये होगा 4/3। अब देखिए p का वैल्यू आ गया नॉट इक्वल टू 4/3, तो हमारा कंप्लीट आंसर ये होगा p इक्वल टू 2 बट p इज़ नॉट इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है कि p का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा है, चेक वेदर द ग्राफ ऑफ दीज 2 इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। तो इसमें बताया गया है, 2 ऑप्शन बताए हैं कि इन दोनों लाइंस का ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये मिसिंग कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिंपल बताना कि ग्राफ कैसा होगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, आप सिंपल इनके रेशोज़ निकालिए और बताइए कि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूँगी a1 b1 c1। फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा a1 होता है, तो उसका वैल्यू हमारा हुआ है यहाँ 1, क्योंकि x के साथ कोई टर्म नहीं है। y का कोफिशिएंट है आपका b1 यानी कि आपके पास हुआ 2, और कांस्टेंट टर्म जो है आपकी यहाँ पे -4 है। और मैंने आपको कहा है दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म या तो 0 के लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, तो यहाँ दोनों ही लेफ्ट में है। तो ये क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप एक तरफ करिए दोनों को। अब ऐसे ही हम a2 b2 और c2 की वैल्यू भी लिखेंगे। तो a2 हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि है 2, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 कहलाता है और ये हुआ आपका 4, और थर्ड टर्म आपकी कांस्टेंट टर्म है विद साइन यानी कि ये हुआ 12। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 डायरेक्ट हम इनका फ्रैक्शन लिखेंगे, ये हुआ 2/4 और ये हुआ -4/12। इसके बाद हम इनकी लोवेस्ट फॉर्म करेंगे, यानी कि इनको काटेंगे सेम टेबल से। तो फर्स्ट वाला हमारा सेम आएगा क्योंकि पहले से ही लोएस्ट फॉर्म है, 2/4 का लोएस्ट फॉर्म होता है 1/2, और ये यहाँ पर -4 और -12 में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमने देखा पहले 2 नंबर्स जो हैं बिल्कुल सेम है, फ्रैक्शंस, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ और यहाँ नॉट इक्वल। तो कंडीशन क्या बनी, ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये आया है
A1/A2 से, और ये B1/B2 से, और ये C1/C2 से। तो हमने देखा यहाँ इक्वल है और यहाँ नॉट इक्वल है। तो मैंने लर्न करने के लिए भी आपको कंडीशन की ट्रिक दी थी कि जब सारे ही सेम हो तो लाइंस ओवरलैपिंग आती हैं, यानी कि सेम लाइंस। जब पहला कटा हुआ होता है आपका रेशियो तो आपकी इंटरसेक्टिंग कटिंग लाइंस आती हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये पहला इक्वल है और बाद के कांस्टेंट नॉट इक्वल है, तो ये आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन है, यानी कि इनका ग्राफ होगा इस तरह का। तो इसने ग्राफ के बारे में ही आपको पूछा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी, तो आपका आंसर होगा पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में, यानी कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के केस में आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अगर हमें हल बताना हो तो हम कहेंगे कोई हल नहीं, पर आपसे सिर्फ लाइंस पूछी गई है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे समांतर रेखा है, यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ these two lines represent parallel lines then find the value of k। तो इसमें देखिए इन दोनों लाइंस में फर्स्ट इक्वेशन में जो आपका कांस्टेंट है वो राइट साइड पे है, और सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो आपका लेफ्ट साइड पे है। तो इसको या तो आप राइट में करिए या फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट लेफ्ट में करिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ लूँगी तो ये हो जाएगा -2, तो आप इसको -2 इधर एज्यूम करना, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। मैंने इक्वेशन दोबारा से नहीं लिखी है, तो मैं यहीं से आपको बता रही हूँ कि राइट वाला कोफिशिएंट हम लेफ्ट में एज्यूम करेंगे और साइन हो जाएगा माइनस का। तो A1 जो हमारा कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट है 3 and 2, तो हमने लिखे 3 and 2, इनका वैल्यू लिख लिया। y के कोफिशिएंट जो कि B1 B2 होते हैं, तो यहाँ पे देखिए y के साथ पूरा 2k लिखा हुआ है और यहाँ 5 लिखा है, तो B1 हो गया 2k और B2 हो गया आपका 5। अब इसी तरह से C1 C2 देखिए, C1 में मैंने आपको बताया राइट में है, तो मैं इसको लेफ्ट में ले आई हूँ कॉन्स्टेंट को, तो आपका C1 हो गया -2 और C2 हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, इनको लोएस्ट फ्रैक्शन में करेंगे, पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन ये की जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है, तो वही मैंने आपको बताया था कि कोई कोफिशिएंट आपका मिसिंग होगा तो उस केस में आपको या तो लाइंस बताएंगे या सॉल्यूशन बताएंगे किस टाइप का होगा, तो हम वो वाली कंडीशन लगाएंगे। अब पैरेलल लाइन के केस में आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि A1/A2, ये है पैरेलल लाइंस की कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हम कंडीशन लिखेंगे, तो A1/A2 है हमारा 3/2, B1/B2 है 2k/5। तो पहले हमने 2 से इक्वल की कंडीशन ले ली, इन दोनों से सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप पाएंगे कि जो k का वैल्यू है वो होगा 3 5 15 एंड 2 2 4, नीचे आ जाएगा, तो k का वैल्यू 15/4 होगा। अब देखिए बाद के 2 से आप सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से तो आप B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 लेंगे, यानी कि 2k/5 ये है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इज़ -2/1। तो यहाँ से आपको k का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू मिलेगा 2 5 10 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि -5। तो k का वैल्यू आपका हुआ 15/4 और k इज़ नॉट इक्वल टू -5। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट k का वैल्यू है। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये CBSE बोर्ड के पेपर में भी आ चुका है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्वेश्चन से लिखेंगे। तो A1 है आपका x का कोफिशिएंट k, A2 है 12, B2 जो है B1 जो है आपका y का कोफिशिएंट होता है 3, और B2 यहाँ पे आपको दिख रहा है ये y का कोफिशिएंट k। और जो कांस्टेंट टर्म है आपकी दोनों ही राइट साइड में है, तो आप सिंपली इनको लिखिए k-3 एंड k। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कि दीज टू इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस हैव आर इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत हल है। तो असंगत का मतलब होता है कि कोई हल नहीं है। जब किसी भी टाइप का हल हो, किसी भी टाइप का सोल्यूशन आपके पास है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तब आपकी लाइंस जो है वो कंसिस्टेंट यानी कि संगत कहलाती हैं। और जब किसी भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं होता है, वो तो सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है, तो आपकी लाइंस इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत कहलाती हैं।
तो यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन का केस लगाना है जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और कॉमन पॉइंट ही हमारे एक्स वाई के वैल्यू होते हैं, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इनमें कांस्टेंट का रेशो सेम नहीं होता अदर कोफिशिएंट के रेशो के। तो a1 का वैल्यू है k और a2 का वैल्यू है 12 इक्वल टू 3/k। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा k स्क्वायर इज 36। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू +6 और -6। k 36 6 का स्क्वायर रूट होता है और -6 का स्क्वायर भी जो है वो 36 ही होता है। 6 का स्क्वायर और -6 दोनों का ही स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ से k का वैल्यू -6 भी आ गया और +6 भी आ गया। और जब हम एंड के 2 रेशोज़ लेंगे यानी कि 3/k यानी कि b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 k/3। तो यहाँ से आपका k का एक वैल्यू आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 3k इज़ नॉट इक्वल टू k स्क्वायर -3k। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये कंडीशन बन गई कि k स्क्वायर इक्वल टू 6k, तो मैंने 6k लेफ्ट के लिया है। अब दोनों में से k कॉमन आ जाएगा तो k -6 होगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए या तो k नॉट इक्वल की कंडीशन थी ये, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 0 और (6). तो हमारा कंप्लीट आंसर ये हुआ कि k यहाँ पे हमने निकाला था k इज़ +6 या -6 और यहाँ पे हमने दिखाया कि k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो यानी कि 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो k का वैल्यू हो गया 6। ये आपका कंप्लीट आंसर है -6, क्योंकि k इज़ इक्वल यहाँ से आ गया कि 6 के इक्वल नहीं, तो k -6 के इक्वल है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b द पेयर ऑफ लाइन्स दीज टू हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे होते हैं जब हमारी इस तरह से ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, तो सारे पॉइंट्स हमारे कॉमन होते हैं। ओवरलैपिंग लाइंस यानी कि सेम लाइंस। अब सेम लाइंस है तो सारे रेशोज़ भी सेम होंगे, बहुत ही ईजी है याद करना। तो ये हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। तो हम यहाँ पे a1 a2 का रेशो लिखेंगे, a1 इज़ 2 एंड b1 a2 इज़ a। तो 2a आ गया ये वैल्यू और b1 b2 की वैल्यू आ गई y के कोफिशिएंट -3 एंड 3 और कांस्टेंट टर्म है हमारी 7 एंड 6। तो ये हो गया 7 एंड 6। अब हम इनके रेशोज़ लिखेंगे तो a1/a2 2/a हुआ इक्वल टू गिवन है b1/b2 यानी कि -3/3। तो फर्स्ट 2 रेशोज़ से हम सॉल्व करके ये वैल्यू लिख रहे हैं। तो इससे हमें a का एक वैल्यू मिलेगा कि a इंटू -1 इज़ इक्वल टू 2। तो a हो गया हमारा -2। ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हम बाद के नंबर से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यानी कि b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से। तो b1/b2 का वैल्यू हुआ -3/3 एंड c1/c2 है 7/6। तो यहाँ पे देखिए ये 6 नहीं है, ये b है, b लिखा हुआ है ये। तो यहाँ मुझे b लिखना था, तो ये b है हमारा। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, -1 इक्वल टू 7/b। सो b शुड बी इक्वल टू -7। तो ये हमारा b का वैल्यू होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि a और b का वैल्यू फाइंड करना, मैंने इसको b को 6 समझ लिया था। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह के हमारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी या फिर लाइंस के बारे में जब बताया कि पैरेलल लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन हम इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है। अब मैंने DIY क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, डू इट योरसेल्फ। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ दीज 2 लाइंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों का एक हल है। तो आपको एक हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 वो लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका आंसर यानी कि k की जो वैल्यू आएगी आपकी, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ कमेंट करिए। और आपके कमेंट्स, लाइक और जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यही अप्रिसिएशन है वीडियोस बनाने की। तो मुझे अप्रिशिएट करते रहिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है।